तो दोस्तों आज हम मैप की मदद से दुनिया के 11 वॉर जोन्स को देखने वाले हैं, यानी कि ऐसे देश जहां इस वक्त वॉर टेंशन्स चल रही हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां एक्टिवली वॉर चल रहा है, कुछ ऐसे हैं जहां पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे हैं जहां बॉर्डर टेंशन चल रहा है। तो इन सभी जोन्स को हम रेड, ब्लू और येलो के हिसाब से 3 जोन्स में बांटेंगे। ये जितने भी युद्ध चल रहे हैं या फिर युद्ध की संभावनाएं बनी हुई हैं, इसके पीछे की जड़ या तो जमीन के लिए जंग है, कहीं पे धर्म के लिए, कहीं दुनिया का बॉस बनने के लिए। इनमें से कुछ लड़ाइयां आपको 75 साल पुरानी देखने को मिलेंगी, तो कुछ ने अभी कल परसों में जन्म लिया है। इन युद्धों की पूरी कहानी और कारणों को समझते हुए आज हम मैप में देखेंगे कि कौन कहां लड़ रहा है और किस हिसाब से हमारी धरती सुलग रही है। शुरुआत हम लोग करते हैं एक्टिव वॉर्स की कैटेगरी के साथ, यानी कि रेड जोन की कैटेगरी के साथ। इसमें सबसे पहले आपके दिमाग में रशिया यूक्रेन का वॉर आ गया होगा। 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर अपना कब्जा किया, उसी के साथ इस तनाव की शुरुआत हुई। लेकिन असली युद्ध शुरू हुआ 24 फरवरी 2022 को, यानी कि आज से लगभग 4 साल पहले। इस फरवरी के अंदर इस युद्ध को 4 साल हो जाएंगे। आप सोच के देखो कि वर्ल्ड वॉर 5 से 6 साल चले थे, इसको भी चलते चलते 4 साल हो गए हैं। इस जंग के पीछे का मेन रीजन था नेटो का विस्तार, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वेस्टर्न देशों का एक ग्रुप है। अमेरिका उसका बॉस है। यूक्रेन जो है वो नेटो के अंदर शामिल होना चाहता था। इसी बात को रूस सह नहीं पाया। उसने कहा कि अगर ये नेटो का हिस्सा बन गया तो अमेरिकी सैनिक आ जाएंगे यूक्रेन के अंदर और रशिया की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनने से रोकने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरी चीज ये है कि पुतिन जो है वो यूक्रेन को रूस का पुराना ऐतिहासिक हिस्सा मानते हैं, तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी कब्जा हो जाए। तो ये दोनों स्थितियां बनी हुई हैं, इस वजह से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगर आज की स्थिति देखोगे तो ये युद्ध वॉर ऑफ एट्रिशन बन चुका है, यानी कि जो अंत तक टिकेगा वही जीतेगा। मैं आपको बता दूं कि रूस ने धीरे धीरे यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी होती जा रही है। यही कारण है कि रशिया इस वक्त इस युद्ध में लीड में है। तो ये पहला रेड जोन का एरिया हो जाता है। दूसरा एरिया आता है इजराइल वर्सेस हमास हिजबुल्ला, यानी कि इजराइल की हमास और हिजबुल्ला से जो जंग शुरू हुई 7 अक्टूबर 2023 को, जो कि आपको पता है इजराइल के अंदर हमला किया था हमास ने, कई लोगों को मार डाला था। हालांकि आप इस युद्ध की ऐतिहासिक जड़ों में जाओगे तो ये 1948 से जुड़ी है, यानी कि ये जमीन का विवाद है प्योर। लेकिन ताजा युद्ध जो है वो हमास के हमले से ही शुरू हुआ था, जो 7 अक्टूबर 2023 को किया गया था। इसमें बहुत से इजरायली मारे गए थे। हमास का मकसद फिलिस्तीन की आज़ादी है, जबकि इजराइल का मकसद अपनी सुरक्षा और हमास को जड़ से मिटाना है। क्योंकि आपको पता है कि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसको कई जगहों पे टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया गया है। यही कारण है कि इजराइल उसके ऊपर हमला कर रहा है। हालांकि इसके अंदर गाजा के लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मरे हैं। अब इस युद्ध के अंदर फिलहाल लेबनान के हिजबुल्ला भी कूद गए हैं। आज की स्थिति यह है कि इजराइल ने गाजा को लगभग खत्म कर दिया है, मतलब वहाँ पे बहुत तबाही मची है। मिलिट्री ताकतों के अंदर इजराइल अभी भी बहुत आगे है, लेकिन रणनीतिक रूप से वो चारों तरफ से ईरान समर्थित दुश्मनों से घिर चुका है। क्योंकि आपको पता है कि ईरान और इजराइल के भी हाल में युद्ध हुआ था। ऐसे में इजराइल को भी काफ़ी नुकसान हुआ था और ईरान के ऊपर भी बम गिराए गए थे अमेरिका की तरफ से। तो अब आप इस बात को समझ सकते हो कि ये एरिया इस वक्त कितना बड़ा रेड जोन है। तीसरा रेड जोन है सूडान का सिविल वॉर। 15 अप्रैल 2023 से ये वॉर शुरू हुआ है। इसके पीछे का कारण है 2 जर्नलों की आपस में लड़ाई। आपको याद होगा कि सूडान की आर्मी एसएएफ और वहां की पैरामिलिट्री फोर्स आरएसएफ, इन दोनों ने मिलकर तख्ता पलट किया था। लेकिन बाद में इसी बात पर लड़ पड़े कि देश का असली मालिक कौन है और आरएसएफ जो है उसको आर्मी में कैसे मर्ज किया जाएगा। आज की स्थिति ये है कि ये दुनिया का सबसे भयानक लेकिन अनदेखा युद्ध है। जो यहाँ की राजधानी है खार्तूम, वहाँ पे आपको आरएसएफ विद्रोही भारी पड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन आर्मी जो है हवाई हमले कर रही है, जिससे देश टूटने की कगार पर आ गया है। मैं आपको बताऊं कि वहाँ के विजुअल्स इतने खतरनाक हैं कि वहाँ की ज़मीनों पर आप सैटेलाइट से खून देख सकते हो। मतलब सैटेलाइट इमेज भी अगर आप देखोगे तो इतना बड़े बड़े खून के धब्बे आपको नजर आएंगे जहां लोगों को मारा गया। तो इसका मतलब इस वक्त ये दुनिया का सबसे खतरनाक रेड जोन बना हुआ है। फिर आता है हमारा पड़ोसी, भारत का पड़ोसी म्यांमार का सिविल वॉर। 1 फरवरी 2021 को मिलिट्री ने यहाँ का तख्ता पलट कर दिया था, आपको याद होगा। वहीं से ये चीज़ शुरू हुई है। म्यांमार की सेना ने चुनी हुई सेना को हटाया और सत्ता हथिया ली। इसके विरोध में जो आम जनता थी उन्होंने हथियार उठा लिए और पुराने विद्रोही गुटों के साथ मिल गए, जिसे पीपल्स डिफेंसिव वॉर कहा जा रहा है। आज की स्थिति यह है कि इतिहास में पहली बार म्यांमार की शक्तिशाली सेना हार रही है। विद्रोही गुट यानी कि जो रेबल्स हैं, उन्होंने देश के 60% से ज़्यादा हिस्से और बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। अब ये युद्ध कहाँ जाके रुकेगा,
आगे म्यांमार का क्या भविष्य होगा, ये बात देखने लायक होने वाली है। इसके बाद हम ब्लू कैटेगरी की तरफ चलते हैं, यानी कि द अमेरिकन्स, अमेरिका का जो पावर गेम है उसकी तरफ चलते हैं। इसमें बेसिकली आपको दो युद्ध देखने को मिलेंगे। सबसे पहले गुआना और वेनेजुएला की बात कर लेते हैं। 1899 का विवाद है जिसको दिसंबर 2023 में वेनेजुएला ने दोबारा जिंदा किया। हुआ ये था कि गुआना का एक हिस्सा है जिसको कहते हैं एसेक्विबो, उस इलाके में अचानक से बहुत सारा तेल मिल गया है। वेनेजुएला का कहना यह है कि ये जो इलाका है ये ऐतिहासिक रूप से उनका था, जिसे अंग्रेजों ने धोखे से छीन लिया था। अब वेनेजुएला उस तेल वाले इलाके को वापस चाहता है। ऑब्वियसली तेल चाहिए, सबको चाहिए। तो आज की स्थिति ये है कि वेनेजुएला के पास बड़ी सेना है, लेकिन गुआना को बचाने के लिए अमेरिका आ गया है। फिलहाल तनाव बहुत चरम पे चल रहा है, लेकिन वेनेजुएला मिलिट्री रूप से बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये तो हो जाती है वेनेजुएला और गुआना की बात। अब इसके अंदर अमेरिका कूद पड़ा है। अमेरिका को ये बात तो पता है कि वेनेजुएला आज नहीं तो कल ये इलाका गुआना से ले लेगा, क्योंकि ताकतवर है। अमेरिका ये चाहता है कि वहां की सरकार बदले। इस वक्त वहां की सरकार है निकोलस मादुरो की, इसका नाम आपने सुना होगा। ये वहां के राष्ट्रपति हैं जो वहां पर जीते हैं, लेकिन अमेरिका ने उनको राष्ट्रपति मानने से ही इनकार कर दिया है। इसके भी मेनली दो कारण हैं। पहला तो तेल है, जैसा कि आपको पता है। दूसरा यह है कि वहां की जो सरकार है मेनली समाजवादी सरकार है, जो अमेरिका की बात मानती नहीं है। अमेरिका वहां पे एक रिजीम चेंज करना चाहता है, सरकार बदलना चाहता है। इस सरकार को बदलने के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर बहुत से सैंक्शंस लगाए थे, आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जिस वजह से वेनेजुएला काफी गरीब हो गया था। तो इसका मतलब काफ़ी कोशिश करी है अमेरिका ने इस रजीम को चेंज करने की। हाल ही में एक सीधा हमला भी किया है, 2026 की शुरुआत हुई नहीं है कि उन्होंने शुरू कर दिया उसके ऊपर हमला, और काफ़ी सारे लोग जो है इसके अंदर घायल भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका इसका रजीम चेंज करके ही मानेगा। इसके बाद हम तीसरी कैटेगरी येलो कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जहां पर एशियन फ्लैश पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि साउथ और ईस्ट एशिया के अंदर तनाव देखने को मिलेगा, जिसमें से एक है चाइना और ताइवान का तनाव। ये कब शुरू हुआ? इसकी शुरुआत साल 1949 में हुई थी, जब चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ था और चीन की जो पुरानी सरकार थी वो भाग के ताइवान चली गई थी। जैसा कि आपको पता है कि माओ जेडोंग का एक पूरा रिजीम शुरू हुआ था, वहाँ पे साम्यवादी सरकार आई, कम्युनिस्ट सरकार आई, तो ऐसे में जो पुरानी सरकार थी वो भाग के ताइवान चली गई थी। चीन का मानना यह है कि ताइवान कोई अलग देश नहीं है, बल्कि उन्हीं का एक बागी राज्य है जिसे चीन में मिलना ही होगा। वहीं ताइवान का कहना यह है कि हम एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। हम चीन की कम्युनिस्ट नीति को नहीं मानते हैं। चीन बस ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाहता है। यही कारण है कि वो ताइवान पर दबाव बना रहा है चीन में मिलने का। तो यानी कि ये कोई पुराना प्यार नहीं है जो अचानक से जाग गया है, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है चाइना, इसी वजह से ताइवान के ऊपर दबाव बना रहा है। आज की स्थिति ये है कि चीन ने ताइवान को समुद्र में घेर के रखा हुआ है। चीन संख्या बल में आगे है, लेकिन ताइवान के पास अमेरिका की सुरक्षा कवच है, यानी कि अमेरिका का सपोर्ट है ताइवान को। यही कारण है कि यहाँ पर भी तनाव बना हुआ है। इसके बाद चाइना और फिलीपींस का भी अपने आप में एक तनाव चल रहा है समुद्र पर कब्जे की वजह से। ये तनाव 2012 से शुरू हुआ था, लेकिन 2023 आते आते तक ये हिंसक हो गया था। इसका बड़ा कारण था साउथ चाइना सी, यानी कि दक्षिण चीन सागर। चीन इस पूरे समुद्र को अपनी जागीर मानता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक फिलीपींस का भी उस पर हक है। चीन वहां के तेल, गैस और मछली पालन पर कब्जा करना चाहता है। यही कारण है कि यह तनाव बना हुआ है। आज की स्थिति यह है कि जब भी फिलीपींस का कोई जहाज वहां से निकलता है तो चीन उस पर पानी की बौछारें और लेजर मारता है, जिस वजह से समुद्र में चीन अपनी दादागिरी चला रहा है। लेकिन फिलीपींस अब अमेरिका और भारत दोनों से हथियार ले रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत भी इस मामले के अंदर इन्वॉल्व हो गया है। फिर आता है चाइना का सीधा इंडिया से विवाद। आपको पता होगा ये विवाद मई 2020 में गलवान घाटी की घटना के साथ शुरू हुआ था, और इसका कारण था सीमा विवाद, यानी कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चीन जो है वो भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पर अपना दावा करता है, लेकिन रियल कारण ये है कि भारत ने अपने बॉर्डर पर सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, कुछ चीज़ें बनाई है। यही जो चीज़ है वो चीन को पसंद नहीं आ रही है, और इससे चीन का सामरिक बढ़त जो है वो कम होती जा रही है। अभी आपने बीच में सुना होगा कि चीन ने दावा किया कि यहाँ के कुछ गांव जो हैं वो हमारे हैं, और उन्होंने नामकरण भी कर दिया था गाँव का। क्यों किया? क्योंकि उन गांवों के अंदर धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो ऐसे में चीन को पता है इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका होगा उसको दावा करने में आसानी होगी, तो उसका दावा कमज़ोर होता जा रहा है। आज की स्थिति ये है कि ये दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने डटी हुई हैं, और भारत की स्थिति इन जगहों पे थोड़ी मजबूत है। यही कारण है कि चीन को ये बात पसंद नहीं आ रही है, और यही चीज़ जो है गतिरोध का कारण बन रही है। तो ये आ जाता है आपका येलो कैटेगरी का।
आखिर में एक कैटेगरी और आती है जिसको फोर्थ कैटेगरी या फिर ग्रीन कैटेगरी आप कह सकते हो, वो है ओल्ड राइवल्स यानी कि पुराने दुश्मन। इसमें एक आता है साउथ और नॉर्थ कोरिया का विवाद। ये जो विवाद है 1950 में कोरियाई युद्ध के साथ शुरू हुआ, जो कभी आधिकारिक रूप से खत्म नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण है इन दोनों की विचारधाराओं में अंतर। उत्तर कोरिया में कम्युनिज्म के नाम पे तानाशाही चल रही है और दक्षिण में डेमोक्रेसी चल रही है। हाल ही में आपने सुना होगा कि किम जोंग उन ने साउथ कोरिया को अपना दुश्मन नंबर 1 बताया, घोषित किया, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर नॉर्थ कोरिया की जो सत्ता है उनको ख़त्म करना चाहते हैं। आज की स्थिति ये है कि नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बम है, इसलिए वो डराता है, लेकिन साउथ कोरिया के पास टेक्नोलॉजी और पैसा है, इस वजह से दोनों के अंदर तनाव बना हुआ है। इसके बाद 11वें नंबर पर जो फाइनल विवाद आता है वो है आर्मेनिया और अजरबैजान का विवाद। आपको याद होगा सितंबर 2023 में ये बढ़ा था। पहले जो ये लड़ाई थी ये नारगोनो कारबाख के लिए थी, रास्ते की लड़ाई थी मेनली। आज ज़ेंगज़ूर कॉरिडोर के लिए है। नारगोनो कारबाख को तो अजरबैजान ने जीत लिया था। अब अजरबैजान ये चाहता है कि आर्मेनिया अपने बीच में से उसे अपनी दूसरी सीमा तक जाने के लिए कॉरिडोर दे, रास्ता दे, ताकि वो अपनी दूसरी सीमा तक जा सके। आर्मेनिया कहता है कि ये हमारी संप्रभुता पर हमला है, तो ऐसे में हम रास्ता तो नहीं देंगे। वर्तमान स्थिति ये है कि अजरबैजान लीड में है, क्योंकि उसके पास तुर्की और इजराइल की आधुनिक हथियार हैं और उसकी इकोनॉमी भी मजबूत है। तो ऐसे में आर्मेनिया के लिए मुसीबत बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में भी फिर से मामला खराब हो सकता है, जैसे 2023 में हुआ था। दोस्तों, ये वो 11 जगह हो जाती हैं जहां इस वक्त वॉर जोन बना हुआ है, तनाव बना हुआ है। तो इन जगहों को आपको याद रखना है। इस हालात को देखकर कह सकते हैं कि खटास आ गई है सभी के रिश्तों में, इंसानियत रह गई है अब सिर्फ किस्सों में। वर्ल्ड वॉर हो रहा है पर हिस्सों में, बकरा कट तो रहा है पर किश्तों में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।